गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी का यूट्यूब चैनल है, माई सेल्फ अमन झा, और हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको ध्यान हो तो हमने पिछले क्लास में कक्षा 7 के इतिहास के 5वें चैप्टर तक देखा था, और हम 6ठा चैप्टर इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अगर रिकैप हो जाए तो 50,000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, उसमें हमने दो चीज़ें देखी। स्रोत, ठीक है, स्रोतों में क्या परिवर्तन आया, क्या खासियत है, क्या कमियां हैं। दूसरा, उसमें जो प्रमुख बिंदु है परिवर्तन के, जो लगातार आपको कुछ चीज़ें बार बार सामने आती हैं, वो आपको उसमें देखी। फिर हमने पूर्व मध्यकाल की बात की। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, त्रिकोणीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था 3 प्रमुख साम्राज्यों के बीच में, और फिर हमने सुदूर दक्षिण में चोल वंश के बारे में पढ़ा। फिर तीसरे चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के उत्थान से लेकर पतन तक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखे। सिमिलरली हमने मुगलों के काल को भी ऐसे ही स्टडी किया कि उनके उत्थान से लेकर पतन तक के हमने कुछ प्रमुख बिंदु देखे। ये सब चीज़ें देखिए, चूंकि लिखी गई हैं 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए, तो कई बार कई प्रमुख चीज़ों को बहुत ही कम मात्रा में डील किया गया है। जैसे कि प्रशासन हुआ, या एक राज्य का स्वरूप हुआ, कि दिल्ली सल्तनत के राज्य के स्वरूप में और मुगल साम्राज्य के राज्य के स्वरूप में क्या अंतर था। हमने एक जगह बस ये सुलह कुल और दारुल हर्ब दारुल इस्लाम वाले कॉन्सेप्ट को लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा डील नहीं किया गया था। तो ऐसे ही, लेकिन जो आपको अगर आगे डिटेल में पढ़ना होता है तो आपको फिर जो वैकल्पिक विषय के तौर पे जब आप इतिहास को शुरू करते हैं तो आप उसको ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। ऐसे कई, चाहे प्रशासन हो गया, आर्थिक नीति हो गई, सामाजिक बदलाव हो गया, ठीक है, अभिजात वर्ग का जो पृष्ठभूमि है, इस तरह की चीज़ें हैं। अलग अलग प्रकार की नीतियाँ हो गई, दक्कन नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीतियाँ, इस तरह कई चीज़ें हैं। जब आप उसको और सीरियसली स्टडी करते हैं डीपली, तब वो आपको जानने मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि शासक और इमारतें, ये स्थापत्य कला पे चैप्टर नहीं था, बस हमारा ध्यान एक ही बात पे था कि जो शासक वर्ग है वो क्या संदेश देना चाहता है अपने स्थापत्य कला के थ्रू, ठीक है, आम जनता को क्या बताना चाहता है, इत्यादि। आज हम 6ठा चैप्टर देखने जा रहे हैं, नगर, व्यापारी और शिल्प जीवन, ठीक है। इसमें कुछ बिंदु आएंगे जो चैप्टर 7 में भी कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्या देखने जा रहे हैं, नगर, व्यापारी, शिल्प जीवन। तो पहले ये बताया है कि देखिए कई विभिन्न प्रकार के नगर होते हैं, जैसे कि प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर, तीर्थ केंद्र, और कभी एक नगर एक से ज्यादा मतलब विशेषताओं को लेके चलता है। जैसे कि वो एक राजधानी भी होगा, मतलब प्रशासनिक केंद्र है, लेकिन वहाँ कोई महत्वपूर्ण मंदिर होगा जो एक तीर्थ स्थल के रूप में काम आएगा। वहाँ पे फिर मतलब प्रशासन से जुड़ी हुई और धर्म कर्म से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहेंगी, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर वो बंदरगाह हुआ, जैसे कि आपको कावेरीपट्टनम है, या बंदरगाहों के नज़दीक हुआ, तो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां भी होंगी। तो ये यहाँ पे देखने में आएगा। उसके बाद ये जो है बता रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे नगर, देखिए एक तरफ तो हो गए, ये हमने प्रमुख नगरों की बात कर दी, ठीक है, ये प्रमुख नगरों की बात कर दी जिसकी एक से ज्यादा विशेषताएं हो सकती हैं। लेकिन और उसकी दूसरी तरफ होता है गांव। लेकिन गांवों और नगरों के बीच में एक चेन है, एक श्रृंखला है, जिसमें छोटे शहर हैं, उनसे बड़े शहर हैं, और फिर उनसे भी बड़े शहर हैं, जो अंत में जाके नगरों में जो उनकी अंत में श्रृंखला में प्रमुख नगर हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं कुछ कुछ वैसा है कि एक तरफ जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। फिर क्या है जो हम टायर 2 टाउन्स कहते हैं, टायर 3 टाउन कहते हैं, टायर 4 टाउन कहते हैं, और फिर इवेंचुअली जो गांव आते हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही है कि छोटे नगरों का संजाल, इसके बारे में बात की जाएगी। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका प्रशासन कैसे चलता था, इनका समाज से क्या लेना देना था। फिर हम इन नगरों में रहने वाले और इन नगरों में काम करने वाले व्यापारी हो, चाहे छोटे हो या बड़े,
बड़े, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे, और फिर इन नगरों में जो शिल्प कलाएं हमें मिलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर 3 उदाहरणों को खास करके देखा जाएगा। हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, मसूलीपट्टनम जो आपको पूर्वी तट पर है, और सूरत जो आपको पश्चिमी तट पर है। इन तीनों के ऊपर, इन तीनों के उदाहरणों को देखा जाएगा, और अंत में एक नए प्रकार के नगरीकरण की बात की जाएगी, जिसे आप चौथा नगरीकरण कह सकते हैं, जो यूरोपियन कंपनियों द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ये जो सेगमेंट है, यूरोपीय नगर हैं, उनमें क्या आर्थिक गतिविधियां होती थी, उनके द्वारा क्या राजनीतिक कदम उठाए गए, जिसके कारण बाद में जो है ये उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। इन नगरों में रहने वाले व्यापारियों और शिल्पकारों की क्या स्थिति थी, ये सब चीजें जब हम आधुनिक काल का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहां हम इसको थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो शहर की परिभाषा क्या है। कोई बस्ती है, वो गांव है या शहर है, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आप विज्ञान या विशेषज्ञ उसके अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, बट चूंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो एक सिंपल परिभाषा से यहाँ काम चला लेते हैं कि अगर उसकी जो मेजॉरिटी आबादी है, ठीक है, वो गैर कृषि कार्यों में जुड़ी है, या गैर कृषि कार्यों में, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे कोई वस्तु या सेवा उपलब्ध कराना हो, चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे दस्तकार हो, सैनिक हो, कुछ भी हो, अगर किसी बस्ती की मेजॉरिटी जो आबादी है, यानी कि बहुल आबादी जो है, वो गैर कृषि कार्यों से संलग्न हो, तो आप उसे शहर कहेंगे। ठीक है। अब उसकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। शहर धार्मिक कारणों से शहर बना हो, शहर प्रशासनिक कारणों से शहर बना हो, शहर किसी शिल्प कला से जुड़ा हुआ हो। आपको याद हो तो हमने हड़प्पा के काल में भी बात की थी कि कुछ शहर थे, जैसे कि चान्हू-दड़ो हो गया, शोरतुघई हो गया या लोथल हो गया, इनका विकास ही हुआ था किसी शिल्प कला के कारण, कि वहां पे उस पर्टिकुलर शिल्प कला से जुड़े हुए शिल्पकार और दस्तकार रहते थे, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्र में उसका कच्चा माल मिलता था, और उस कच्चा माल को शहर में जुटा के वो जो भी सामान बनाते, उसे फिर अपने व्यापार मार्गों के जरिए उसका हड़प्पा सभ्यता के अंदर और बाहर दोनों प्रकार का व्यापार होता। तो वैसे ही यहाँ भी है कि बहुमत जो मेजॉरिटी है आबादी किसी अगर बस्ती की, वो गैर कृषि कार्य में लगी हुई है, तो उसको हम शहर कहेंगे। और वो मुख्यतः से कौन सा कार्य है, फिर वो शहर के प्रकार पे डिपेंड करेगा। ठीक है। देखिए, शहरों का कृषि उत्पादकता और अधिशेष के दोहन के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। सिर्फ मध्यकाल में ही नहीं, चाहे पहला नगरीकरण हुआ हो, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता कहेंगे, दूसरा नगरीकरण हुआ जो हमने देखा कि गंगा घाटी में हुआ, ठीक है, ये महाजनपद काल में पहला जो था हड़प्पा का नगरीकरण था, ठीक है, दूसरा गंगा घाटी में। दक्षिण में जो मौर्योत्तर काल में नगरीकरण शुरू हुआ, जो लगातार मौर्योत्तर काल से गुप्त काल पूर्व मध्य काल तक चला, चोलों के समय में भी नगरीकरण खासा जोरों पर था, ठीक है, और बाद में भी लगभग उसी रफ्तार से चला है। और 11वीं शताब्दी में जो नगरीकरण हुआ, यहां पे देखिए तृतीय लिख के यहां क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। दरअसल यहां इतिहासकारों के बीच में एक छोटा सा मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त काल के अंत में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो रुकी ही नहीं, उसमें पतन आया। कई ऐसे कारण थे, सामंतवाद का उदय हो गया, विदेश और आंतरिक व्यापार में आने वाले खलल की वजह से, ऐसी कई बातें थी जिसके कारण, और वो अपने कुछ साक्ष्य भी देते हैं। उनका कहना है कि गुप्त काल के अंत में नगरीकरण का पतन हुआ, और फिर तृतीय नगरीकरण शुरू हुआ 11वीं 12वीं सदी से, और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फिर उसे और प्रोत्साहन मिला। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार हैं जो सबसे आधुनिक मत है, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई पतन नहीं हुआ था। हाँ, हो सकता है कि कुछ शहरों का पतन हुआ हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ हुएनसांग जैसे जो चीनी यात्री हैं, या कुछ और भी कुछ इतिहास के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हुए, सिक्के इत्यादि, तो उनसे लगता है कि हो सकता है कि कुछ शहरों का पतन हुआ हो। लेकिन उनका कहना है कि अन्य कई शहर उभर कर आए इस काल में, तो वो कहते हैं कि नहीं, गुप्तोत्तर काल में कोई ऐसा नगरीकरण का पतन नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा तो जरूर मिला था।
तो इस पे तो सहमति है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है एक्सिलरेट हुई थी, जो रन रेट है उसका वो बढ़ गया था। लेकिन एक धड़ा कहता है कि पतन कभी नहीं हुआ था, और एक धड़ा कहता है कि एक छोटे से काल के लिए इसका पतन हुआ था। या अगर पतन शब्द का प्रयोग ना करना चाहे तो आप गिरावट तो कह ही सकते हैं कि नगरीकरण की प्रक्रिया में गिरावट आई थी। तो ये एक मतभेद है, इसलिए यहां पे तृतीय लिख के क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। बट हाँ, इस बात पे सहमति है कि मध्य युग में एक नया प्रोत्साहन मिला और मुगल काल के दौरान इसमें और बढ़ोतरी हुई, जिसके कई कारण थे। राजनीतिक तौर पे साम्राज्य निर्माण होता है तो उससे भी नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कहीं अगर नई तकनीकें आती हैं, नए शिल्प आते हैं, नई कलाएं आती हैं, नई, तो इनसे क्या है कि नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। राज्य जो था वो अब ज्यादा से ज्यादा जो फसल है, जो भू राजस्व है, वो नगद में चाहता है। तो इससे क्या है कि खेती का नगदीकरण होता है कि भाई आपको फसल जो है बेचनी पड़ेगी तभी आप नगद में दे पाएंगे। तो इससे क्या है कि जो स्थानीय बाजार बनते हैं, जहां आप मंडी के तरीके से मान लीजिए कि आज के समय में क्या होता है, एपीएमसी मंडी होती है, कोई और प्रकार की मंडी होती है, तो वहां पे किसानों को आना पड़ेगा अपनी फसल बेचने के लिए। फिर वहां पे धीरे धीरे बस्तियां बनेंगी, बस्तियां जो हैं छोटे छोटे नगर टाउन में बदलेंगी, कस्बे में बदलेगा और फिर वो नगर बनेगा। तो क्या है कि इन कारणों से मध्यकाल में नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा तो मिला था। देखिए, ये जो हमने कहा कि कृषि उत्पादकता और अधिशेष के साथ सीधा संबंध है, आप एक चीज याद रखिए कि अगर उत्पादकता बढ़ेगी, हमने ये प्राचीन काल का इतिहास पढ़ते वक्त भी देखा था कि अगर कृषि उत्पादकता बढ़ती है, अब वो बढ़ने के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। तकनीकी परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि लोहे के औजारों का इस्तेमाल हो गया, कोई नए प्रकार की सिंचाई की तरीका हो सकता है, बुवाई का तरीका नया हो सकता है, जैसे कि पैडी ट्रांसप्लांटेशन की हमने बात की थी। अगर आप कावेरी डेल्टा की हमने बात की थी, जब हम चोल वंश की बात कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या है कि कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में एक सघन खेती की शुरुआत की। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं कृषि अधिशेष या कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए, लेकिन उसके अंजाम कई बार समान होते हैं। एक राज्य जो है ज्यादा से ज्यादा कर की उगाही कर सकेगा तो क्या है कि उसको राज्य शक्तिशाली बनेगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर उत्पादकता बढ़ी है तो ऐसे कई लोग हैं, या लोग अब फुल टाइम, अब ऑलराउंडर नहीं बनना है, अब आप जो है शिल्प पे ध्यान दे सकते हैं, आप स्पेशलिस्ट बन सकते, विशेषज्ञ बन सकते हैं एक या दो शिल्पकारी के, क्योंकि आपकी जो भोजन सामग्री की खाद्यान्न की इन सब चीजों की जरूरत है, वो अब व्यापार के जरिए आप उन क्षेत्रों से ला सकते हैं जहां कृषि अच्छी खासी समृद्ध है। तो शिल्प कला में वृद्धि होती है। स्वाभाविक है अगर इनकी उत्पादों का व्यापार होगा तो उसका से नगरीकरण भी होगा, है ना। अच्छा, नगरीकरण को शिल्पकारी से भी फायदा होता है। हमने हड़प्पा का उदाहरण देखा कि शिल्पकार कहां रहेंगे, नगरों में रहेंगे। और दरअसल ये सारे संबंध यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल है कि एक अगले को, अच्छा सॉरी यहां गलत लिख दिया था, एक प्रक्रिया अगली प्रक्रिया को प्रभावित करती है और अगली पहले को, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए राज्य जो है, राज्य भी तो आखिरकार नगरीकरण को बढ़ावा देता है, और नगरीकरण होने से राज्य निर्माण में भी आसानी होती है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन सब में आपको एक तरफ जो है व्यापार का, चाहे गांवों और शहरों के बीच होने वाला व्यापार हो, चाहे एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच होने वाला व्यापार हो, या चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, हमने सिल्क रूट की बात की थी आपको याद हो, मुद्रीकरण का या मुद्रा व्यवस्था का। ठीक है, इन सब चीजों का इसमें खासा महत्व है। तो हमने जो यहां पॉइंट कहा था कि कृषि उत्पादकता और अधिशेष दोहन के साथ गहरा रिश्ता है, तो स्वाभाविक है कि मध्यकाल में प्राचीन काल की तुलना में तो कृषि उत्पादकता बढ़ी। ठीक है, पर्शियन व्हील की बात की, कई सारे जनजातीय समाज थे वो कृषक समाज में बदलते रहे, जो प्रक्रिया चली आ रही थी वो अभी भी चल रही है। ठीक है, जो भूमि अनुदान दिए गए थे वो भी दिए जा रहे हैं, कई अन्य वर्गों को भूमि अनुदान दिए जा रहे हैं। अब जो क्या है कि इनाम के तौर पे दिया गया, चाहे सूफी संतों को दिया गया,
तो और भी नए नए वर्गों को दिए जा रहे हैं, सैन्य वेतन के तौर पे दिया गया, सैन्य अनुदान हो गए, तो ये प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ तकनीकी परिवर्तन भी आ रहे हैं, जैसे कि चरखे का इस्तेमाल हो गया, तो इससे क्या है, कपड़ा उद्योग में वृद्धि होगी। कहीं जैसे कि इस काल में नई फसलें आई, आपको ध्यान होगा तो पुर्तगीजों के द्वारा हमने टमाटर, आलू, मिर्ची, मकई ऐसी चीज़ें आई। अब आलू जो है उत्तर भारतीय खान जो खान लाइफस्टाइल है कि कुछ भी बनता है तो उसमें आलू होता ही है, तो क्या है बाहर से आया, और इतने कम समय, तंबाकू भी बाहर से आया, और कहते हैं कि उसके आने के 100 साल के भीतर वो इतना, उसका जो सेवन है वो इतना पॉपुलर हो गया था कि इससे मुगल बादशाह को दिक्कत होने लगी थी कि ये तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे कई तकनीकी परिवर्तन हुए। हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि नए विचार, नई वस्तुएं, नए तकनीकियां नए नए समुदायों के साथ भारत आई थी। तो इन सबका जो है कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान है ही। उत्पादकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है राज्य कर लगाएगा, और राज्य की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि कर जो है वो नगद मिले। ओके, तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं। ठीक है, यहां पे कहा है एक मंदिर या धार्मिक शहर हो सकता है, ऐसे की बात की कि शहर क्या हो, तो वो हो सकता है कि एक मंदिर के कारण ही शहर बना हो या धार्मिक कारणों से बना हो। एक प्रशासनिक केंद्र हो सकता है, एक गैरिसन हो सकता है। आपको याद हो, अगर एक किलेबंद जगह है जहां सैनिकों को आपने रखा हुआ है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। सरहदों को, आपकी राज्य की सरहद की रक्षा के लिए हो सकता है, जैसे कि बलबन ने क्या किया था कि 2 रक्षा पंक्ति बनाई थी। ठीक है, जो सुल्तान बलबन थे उन्होंने 2 रक्षा पंक्ति बनाई थी, और उसमें जगह जगह पे उन्होंने जो उनके रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण जगह थी वहां पे उन्होंने गैरिसन रखे थे। मंगोलों से लड़ने के लिए था 2 रक्षा पंक्ति उत्तर पश्चिम में। दूसरी तरफ उन्होंने गंगा घाटी में क्या किया, जंगल कटवाए, जनजातियों को वहां से हटा दिया, और वहां पे कई उन्होंने गैरिसन स्थापित किए ताकि वहां पे न्याय व्यवस्था को, वो न्याय तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर व्यवस्था कहना चाहिए, जो राज्य का जो नियंत्रण है, क्योंकि न्याय तो एक जो नैतिक शब्द हो जाता है, यहाँ पे राज्य का ज्यादातर उद्देश्य जो है वो नियंत्रण करना है। तो उन्होंने उन क्षेत्रों पे नियंत्रण रखने के लिए नए गैरिसन बनाए। ठीक है, तो एक वाणिज्यिक शहर हो सकता है कि भाई इसका काम ही है कोई पर्टिकुलर चीज का उत्पादन करना, जैसे कि हड़प्पा के काल में था, प्राचीन काल में था, तो मध्यकाल में भी है। मध्यकाल में ऐसी कई नई तकनीकें उभर कर आई, जैसे कि वाइन का डिस्टिलेशन हो गया, या कारपेट बनाना हो गया। ठीक है, या बीदरी, आगे हम उसका उदाहरण देखेंगे कि उसका उस शहर के नाम पर से ही उस शिल्प कला का नाम पड़ गया बीदरी, तो उसका आगे उदाहरण देखेंगे। या कोई बंदरगाह हो गया। ठीक है, अब तो और नए नए बंदरगाह आने लगे थे, डबोल था, इधर आपका कराची के पास कराची का जो बंदरगाह था वो भी इस काल में फेमस होने लगा था। नाम उसका कुछ और था बट वो क्षेत्र भी फेमस होने लगा था। गुजरात के बंदरगाह फेमस होने लगे थे। सोमनाथ भी उस समय एक मंदिर वाला शहर भी था और बंदरगाह भी था। दक्षिण के बंदरगाह थे और नए नए बंदरगाह उभर के आने लगे थे। मसूलीपट्टनम का उदाहरण देखेंगे, सूरत का उदाहरण देखेंगे इत्यादि। तो ये तो है कि एक एक गतिविधि वाले, कि ये सबसे मुख्य गतिविधि है, धार्मिक गतिविधि सबसे मुख्य है, प्रशासनिक गतिविधि सबसे मुख्य है। लेकिन कई ऐसे थे जो एक से ज्यादा गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि तंजावुर हो गया, उसका हम आगे उदाहरण देखेंगे। शुरुआत ही उसकी हुई राजधानी और मंदिर शहर के रूप में। हम्पी हो गया, हम्पी नगर की स्थापना करने के लिए जो स्थान चुना गया, कहते हैं कि वो इसलिए चुना गया था कि वहां ऑलरेडी उस क्षेत्र में जो है विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर थे। तो उन्हें लगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ रहने वालों के लिए ये इष्ट देव हैं, काफी मान्यता है इन देव के प्रति, तो क्यों ना यहीं शहर बनाया जाए ताकि अपने आप जो राजत्व को है वो दैवत्व से जोड़ा जाए। तो ऐसे क्या है कि कई ऐसे कंपोजिट टाउन्स भी बने जहां एक से ज्यादा गतिविधि होती थी। अब आप अजमेर की बात कर लीजिए, ठीक है, तो उसका हम उदाहरण देखेंगे अभी अगले पेज में जब मैप देखेंगे। भव्य मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, वे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। ये हमने देखा था जब हम चोल वंश की बात कर रहे थे। ये लाइन वहीं से डिट्टो उठाई गई है। ठीक है, कितने सारे शहर हैं, हालांकि ये जो है चैप्टर 3 में था ये मैप, तो फिर भी इसको यहाँ पे लाया गया है ताकि ये इंफेसाइज कर सकें कि देखिए कितने प्रकार के शहर हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी अजमेर। अब पुष्कर जो है वो धार्मिक कारणों से ही जाना जाता है, लेकिन अजमेर पहले ये चौहानों के अंदर राजधानी थी,
फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर एक महत्वपूर्ण एकता बन गई। आगे चल के मुगल बादशाहों के अंदर ये एक प्रमुख सूबा था। अजमेर जो है वो सूफी धर्म के लिए भी जाना जाता है। आज भी सालाना चादर चढ़ाई जाती है वहाँ पे। भारत के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, पाकिस्तान से भी कई बार चादर आती है, ठीक है, तो वो दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। तो क्या है कि शहरों के ऐसे एक से ज्यादा गतिविधियां एक साथ चल सकती हैं और नए नए शहर भी उभर के आते हैं। देखिए लखनऊती, आपको याद होगा जब भारत में शुरू में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अभिजात लोगों ने आक्रमण शुरू किए थे तो बख्तियार खलजी लखनऊती तक पहुंच गए थे। लेकिन उसी काल में यहाँ एक और नगर देखते हैं हम थोड़ा आगे चल के, मुर्शिदाबाद। ये अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। अहमदाबाद है, इस काल में फेमस होना शुरू हुआ। अहमदाबाद क्या हुआ कि जब गुजरात सल्तनत की स्थापना हुई, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कई जो स्थानीय प्रांतीय अधिकारी थे उन्होंने बगावत कर दी तो इसी क्रम में गुजरात सल्तनत, मालवा सल्तनत, इनकी स्थापना हुई। तो अहमदाबाद की स्थापना गुजरात सल्तनत के अंदर हुई थी, ठीक है। उसके पहले एक अनहिलवाड़ पाटन था या चांपानेर था। ऐसी जगहों पे गुजरात के जो राजा थे उनकी राजधानियां हुआ करती थी। लेकिन फिर एक नए शहर की स्थापना हुई, सूरत का हम आगे उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई जगह हैं। अब तिरुपति है, तिरुपति जो है विजयनगर राजाओं के समय में ये फेमस हुई। ये मुख्य तौर पर एक तरीके से मंदिर नगर था। महाबलीपुरम, अब महाबलीपुरम जो है प्राचीन काल में आपको याद हो तो यहाँ एक चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की शिखर वार्ता हुई थी, क्योंकि इसका भारत चीन संबंध, प्राचीन भारत चीन संबंध से लेना देना है। कहते हैं कि महाबलीपुरम के कुछ जो व्यापारी वर्ग था उनके चीन से व्यापार के संबंध थे। तो ऐसे ढेर सारे यहाँ पे शहर दिए हुए हैं। तंजावुर जो हमने बताया कि भाई राजधानी भी है और बृहदेश्वर मंदिर भी है, और ऐसे कई उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे जो जब आक्रमण शुरू हुआ दिल्ली, ये स्लेव ममलूक वंश का भारत पे, तो मोहम्मद गौरी ने कुछ शहर जीते। उनके जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने कुछ शहर जीते। उसके बाद जो उनके दास हुए इल्तुतमिश, उन्होंने कई शहर जीती। तो उनके यहाँ पे उदाहरण दिए हुए, भाई शहर है तभी जीतेंगे ना वो तो। और इनमें से मुख्यतर जो थे वो गैरिसन टाउन्स थे, कि क्या है कि वहां पे आपने सैनिक रख छोड़े हैं और उसकी सहायता से आप जो आसपास के गांव हैं वहां नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, वहां से जो भी है आप नजराना लेने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे प्रकार के शहर हैं, इसका मकसद बताने का ये है। राजाओं ने अपनी राजधानियों में मंदिरों का निर्माण किया और कभी कभी प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थल के आसपास अपनी राजधानी का निर्माण किया। ये जो है इसका उदाहरण तंजावुर होगा कि भाई पहले आपने राजधानी चुनी और उसको प्रसिद्ध करने के लिए मंदिर बनवाया। और दूसरा है पहले से ही विरूपाक्ष का या पंपा देवी का मंदिर था, आपने वहां राजधानी बनाई और फिर और मंदिर बनवाए, पुराने मंदिर को और भव्य किया, ठीक है। अब लेकिन जो मदुरई है, मदुरई जो थी वो पांड्य शासकों की राजधानी भी थी और एक प्रकार से वो एक टेम्पल टाउन भी है। यहाँ पे उस शहर का नाम नहीं दिया हुआ है, चिदम्बरम, ये भी तमिलनाडु के तट पर है। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब ये इस क्षेत्र में है, यहाँ पे महाबलीपुरम के आसपास इस क्षेत्र में, इसमें नहीं दिया हुआ है। चिदम्बरम में क्या है, कई सारे बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, जो चोल राजाओं ने बनवाई थी। तो वो एक प्रकार से हो गया कि मंदिरों वाला नगर हो गया। बीदर हमने बात की, बीदरी आगे चल के उसको हम देखेंगे कि कैसे वो एक तरीके से ये जब अब अच्छा बीदर के केस में क्या है कि बीदर एक सल्तनत की राजधानी भी थी। जब बहमनी सल्तनत का टुकड़ा हुआ और छोटे छोटे सल्तनत उभर के आए तो बीदर उस समय के लिए राजधानी थी, लेकिन यहाँ पे एक शिल्पकला का विकास हुआ। तो शहर गोलकुंडा अपने हीरे के व्यापार के लिए, हीरे की खानों के लिए और हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता था, और गोलकुंडा सल्तनत भी था। तो शहर जो है जैसे कि आज के समय में एक से ज्यादा गतिविधियों को लेके चलते हैं, ठीक है। मंदिरों के अधिकारियों ने जमा धन का उपयोग व्यापार और वित्त पोषण के लिए किया, करना भी चाहिए। अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है, जैसे कि आज भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके पास दान दक्षिणा की वजह से काफी कैपिटल होता है, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। तो करना भी चाहिए, खामखा उसे धन को संजो के रखने का कोई फायदा नहीं है,
ठीक है, आपको ये गवर्नमेंट स्कीम भी निकालती है, जैसे कि उन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए स्कीम निकाली थी कुछ साल पहले, ताकि क्या है कि ऐसे जो संस्थान हैं जिनके पास इतनी भारी मात्रा में सोने या कीमती धातु होते हैं, वो उसको निवेश करें मार्केट में, तो क्या है कि देश का जो आयात पे जो निर्भरता है वो कम हो सके। तो जो है निवेश आज से ही नहीं, पहले से होता था। अच्छा, मंदिरों के पास इतनी जमीन होती थी अनुदान में मिला हुआ कि वो उसको फिर और अनुदान देते थे। ठीक है, तो एक तरीके से देखें तो मंदिर भी जमींदारों की तरह बड़े भूस्वामी बन चुके हैं। और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तंजावुर, मदुरई, अजमेर, बिलस्वामी, विदिशा। अभी देखिए जो विदिशा का क्षेत्र है, सांची भी यहीं पर है जहां सांची का स्तूप है। बेसनगर का जो पिलर है जो मौर्योत्तर काल में हिलियोडोरस ने बनवाया था, जो दूत थे शुंग वंश के दरबार में, उन्होंने, तो ये क्षेत्र क्या है, प्राचीन समय से प्रसिद्ध है। ये एक व्यापार, उत्तर से दक्षिण के बीच में जो व्यापार मार्ग है उस पर आया हुआ है। सोमनाथ आजकल तो सिर्फ मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह भी था। प्रभास पाटन भी कहते हैं कई बार इसे। कांचीपुरम, वृंदावन, वृंदावन का हमने मंदिर का उदाहरण देखा था, वो दरअसल एक मुगल साम्राज्य के एक बहुत प्रमुख मनसबदार थे, उन्होंने इसको बनवाया था वृंदावन का मंदिर। तो एक तरीके से क्या है कि ये मनसबदारी के कारण भी इस जगह का उत्थान हुआ होगा। फिर तीर्थ बना, और तीर्थ स्थान के आसपास फिर क्या है कि धीरे धीरे बस्तियां बढ़ने लगी। सूफी संतों ने भी भारत में जड़ें जमाना शुरू किया और अपने अपने सिलसिले शुरू किए। इसी क्रम में सूफी खान का, एक तरीके से आप आश्रम समझ सकते हैं, जहां सूफी संत और उनके जो शिष्य होंगे, जो पीर, जो मुरीद होते हैं, वो वहां रहते थे। वहीं पे मतलब वहां पे फिर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनके भक्त मिलने आएंगे, उनके फॉलोअर्स मिलने आएंगे इत्यादि। तो क्या है, धीरे धीरे वहां भी आसपास, अब जैसे मंदिरों के पास काफी सारा धन था तो वो निवेश करते थे, वैसे ही सूफी खानका के पास भी अगर धन होगा अधिशेष, तो वो क्या है, उसको निवेश करेंगे। ठीक है, चैरिटी तो करना ही चाहिए, बट इवन आफ्टर दैट अगर आप कई कई धार्मिक संस्थानों के पास अतिरिक्त पूंजी होती है तो वो उसको निवेश करते हैं। ठीक है, तो जो सूफी खानका है वो भी एक प्रकार से इन्होंने नगरीकरण को बढ़ावा दिया है। इनके पास भी जो वक्फ, जो जमीन कहते हैं, जो धार्मिक कारण उद्देश्य के लिए दान में दी जाती है, चाहे वो बादशाह दान में दे या कोई धनी व्यक्ति दान में दे या कोई आम इंसान दान में दे, अगर वो किसी इस्लामिक धार्मिक कार्य के लिए, चाहे कि अगर मान लीजिए कोई मदरसा खोल दिया और उसको मेंटेन करने के लिए आपने जमीन दी कि इस जमीन से जो इनकम होगी वो उससे मदरसा चलाया जाएगा, या कोई मस्जिद है उसके मेंटेनेंस के लिए, या कोई सूफी खानका है उसके मेंटेनेंस के लिए, अगर चाहे जिसने भी दी हो, तो क्या है, वो वक्फ जमीन कही जाती है। ऐसे ही सूफी संतों को या किसी अन्य उलेमा जो हैं, अब मान लीजिए बूढ़े हो गए हैं या उन्होंने राज्य को की सेवा की थी, तो उसके लिए उन्हें इनाम जमीन दी जाएगी। ठीक है, एक तरीके से छोटा जमींदार मान लीजिए उन्हें। तो ऐसे कई कारक थे जो मध्यकाल में शुरू हुए, उन्होंने भी नगरीकरण को बढ़ावा दिया। इक्तादार जो हुए या बाद में मनसबदार हुए, उनका जो मुख्यालय होगा, चाहे ये कारा था, बदायूं था, बदायूं इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का इक्तादार था। अलाउद्दीन खलजी सुल्तान बनने के पहले कारा के इक्तादार थे। तो वैसे ही कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने भी कई शहर बसाए, हिसार फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद, ऐसे दिल्ली में देखे तो फिरोज शाह कोटला। तो ऐसे कई कारक थे जिन्होंने नगरीकरण को बढ़ावा दिया है इस फेज में। प्राचीन काल के बंदरगाह तो थे ही, नए बंदरगाह भी विकसित हुए हैं इस काल में। ठीक है, और जैसे कि धर्म का प्राचीन समय में रिलेशन था नगरीकरण और व्यापार से, जैसे कि बौद्ध स्तूप और मठ महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और शहरों के पास होते थे, वैसे ही प्राचीन काल में जैसे धर्म का रिलेशन था नगरीकरण और व्यापार के साथ, वैसे ही मध्यकाल में भी धर्म का संबंध जो है वो नगरीकरण से और व्यापार से जुड़ा हुआ है। ये उदाहरण देने का पॉइंट ये था कि यहाँ भी वो जो रिश्ता है, बात यह है कि कैपिटल है, तो कैपिटल अगर जो पूंजी है वो घूमती रहेगी, चाहे धार्मिक संस्थानों से व्यापार में, व्यापार से नगरीकरण में, नगरीकरण से धार्मिक संस्थानों में, ये जो फ्लो है वो पूंजी का बना रहेगा। अब ये तो हमने बड़े प्रमुख नगरों की बात की, जिसे जहां बड़े बड़े मंदिर होते थे, जहां से व्यापार होता था, बंदरगाह हो गए, प्रशासनिक केंद्र हो गए, जहां कोई जिन नगरों को जीतने के लिए बार बार युद्ध होते थे,
लेकिन उनके अलावा कई छोटे नगर हैं जो इंटरमीडिएट टाउन है, जिनको हम आज के समय में टायर 1, टायर 2, टायर 3 टाउन कहते हैं। उनके संजाल की बात करते हैं कि स्थानीय स्तर का व्यापार, ये मुख्य तौर पे इन स्थानीय व्यापारों से उभरे हैं कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि तृतीय नगरीकरण को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि गुप्त काल के अंत में नगरीकरण में कमी आई, गिरावट आई, और फिर वो मध्यकाल में फिर से पिकअप किया। कुछ कहते हैं नहीं, गिरावट नहीं आई थी, हाँ बस इतना हुआ था कि कुछ शहरों का पतन हुआ तो कुछ और इस काल में उभर रहे थे। तो यही उभरने वाली बात यही है कि छोटे छोटे शहर इस काल में भी उभर रहे थे। और वो कैसे उभर रहे थे? उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। ये संभवतः बड़े गांव या अस्थायी बाजारों से धीरे धीरे बढ़कर स्थायी बाजारों में बदल गए। अस्थायी बाजार से स्थायी बाजार। देखिए, अगर कृषि अधिशेष है, एक सिंपल लॉजिक सोचिए, कई संस्थागत और तकनीकी परिवर्तनों के कारण कृषि अधिशेष पैदा हो रहा है, तो एक राज्य आपसे कर मांगेगा, उसके लिए आपको बेचना पड़ेगा अपना अधिशेष। बी, आपका भी व्यापार है, वो बढ़ेगा। व्यापार किस चीज में? एक, आप सीधा अनाज बेच रहे हैं, कपास बेच रहे हैं, तिलहन बेच रहे हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हो गई। दूसरा, कृषि में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उनसे कुछ और वस्तुएं बनेंगी। तो दो प्रकार का व्यापार होगा, एक सीधे अधिशेष का और एक जो है उससे जो शिल्प बनेगा उससे। तो कृषि में आर्थिक प्रगति, कृषि की आर्थिक प्रगति जो है नगरीकरण को तो बढ़ावा देगी। पहले स्थानीय स्तर पर व्यापार होगा, उससे फिर जो है बड़े शहरों में व्यापार होगा, और फिर अंत में वो बंदरगाह या मुख्य नगरों तक जाएगा। कुछ जो है आपके साहित्यिक स्रोतों से नाम निकाले गए हैं, कुछ साहित्यिक और कुछ आपके जो अभिलेख वगैरह हो गए, ये पुरातात्विक स्रोत। हट्टा, हाट, ये तो आपने नाम सुना होगा। मंडी, जिसे मंडपिका भी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हमने श्रृंखला बनाई थी कि बड़े शहर और गांव के बीच में, कि सबसे बड़े शहर हो गए और ये गांव हो गया, इनके बीच में हाट जो है वो थोड़े छोटे थे, गांवों के नजदीक थे। मंडपिका, पेंटा, जो दक्कन में पेंटा कहा जाता है या दक्षिण में नगरम कहा जाता है, ये बिचले क्रम के थे। और पट्टन, जो सुनने में पोर्ट जैसा लगता है, ठीक है, ये जो है सबसे बड़े नगरों में आते थे, चाहे इसका विदेश व्यापार में हो या आंतरिक व्यापार में। तो ये जो है एक श्रृंखला थी, ये बड़े, सबसे बड़े, मध्यम साइज के और छोटे शहर। इसके अलावा जो कस्बे थे या सराय थे, अभी मध्यकाल में कई बार सुल्तान या बादशाह करते थे कि भाई व्यापारी अगर लंबी दूरी तक जा रहे हैं, या यात्री हैं, या कोई धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, वो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, तो जगह जगह सराय बनाना हुआ। आप देखेंगे दिल्ली के आसपास, खास करके आप दक्षिण दिल्ली में देखेंगे, आईआईटी या जेएनयू के आसपास का क्षेत्र है, कई सारे सराय नाम से जगह हैं। जिया सराय है, कटवारिया सराय है, बेर सराय है। तो ये सराय, और दिल्ली का ही नहीं, ऐसे देश में कई जगह हैं जहां आपको ऐसे कि मुगल सराय नाम है, अब तो खैर उसका नाम बदल दिया गया है उस जगह का। तो ये एक आम बात है कि यात्रियों के रुकने के लिए, या तो रात को रुक सकें, खाना खा सकें, आराम कर सकें, उनके जानवरों को आराम मिले, चाहे उनका घोड़ा हो, बैल हो, जो भी हो, जानवर के खाने के लिए चारा मिल जाए। तो ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे छोटे छोटे, आप समझ लीजिए आज के समय में जिसे रोड साइड, आप जैसे रोड साइड हाईवे पे जो होटल्स होते हैं, उसको कुछ वैसे सोच सकते हैं आप, ठीक है। वो भी धीरे धीरे नगरों में बदलने लगे। अब मान लीजिए मूर्थल जैसी जगह है, दिल्ली के पास में है, बहुत फेमस है अपने पराठों के लिए। तो क्या है, अब शुरू में तो इतना बड़ा नहीं रहा होगा कि आज तो, अभी वहां पे क्या है, कई सारी जगहें, कई सारी दुकानें हैं जहां लोग पराठे खाते हैं। तो अब मान लीजिए यही प्रक्रिया चलती रहे कि एक ढाबे से शुरू हुआ, आज वहां मेरे ख्याल से दर्जनों ढाबे होंगे। अब उन दर्जनों ढाबे पे लोग काम करते हैं। उन दर्जनों ढाबों में क्या है कि मतलब जो चीजें आपको बना के खिलाई जाती हैं, तो उसका रॉ मटेरियल भी आता है कहीं से, तो व्यापार भी होता है, लोग भी वहां रहते हैं। ये धीरे धीरे अगर ये प्रक्रिया 50 साल या 100 साल चलती रहे, तो क्या है, मूर्थल आने वाले समय में एक नगर बन के उभर आएगा। तो कुछ कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे कस्बा है या सराय हो गए, तो वो आपको, इनका भी, ये भी छोटे छोटे नगर थे।
फिर आमतौर पर एक सामंत या जमींदार ने इन शहरों में या उसके आसपास एक छोटा किला बनाया। उसने व्यापारियों और कारीगरों पर कर लगाया जो वहां पे रहते थे या व्यापार करते थे। कभी कभी इन करों को एकत्र करने का अधिकार स्थानीय मंदिरों को भी अनुदान में दिया जाता, जो कई बार उन्होंने स्वयं यानी कि उस सामंत या जमींदार ने खुद बनाया हो या स्थानीय व्यापारियों ने बनवाए हो, भाई धार्मिक अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए। कि ये अधिकार शिलालेखों में दर्ज किए गए हैं कि मंदिर की दीवार पे लिखा होगा कि भाई मंदिर को है इस बाजार से कर लेने का अधिकार है। और ये भी होगा कि इनमें से कुछ कर जो होंगे वो वस्तु के रूप में लिए जाएंगे और कुछ नगद में। अब अगर मंदिर है तो उसे दिए की जरूरत है, घी की जरूरत है, मिठाइयों की जरूरत है, पर्दों की जरूरत है, इस तरह की चीजें। तो इस तरह के जो कर होंगे वो वस्तु के तौर पे लेगा वो। बट अगर कोई नमक का व्यापारी है तो नमक की तो इतनी जरूरत है नहीं, तो क्या होगा कि वो फिर उससे नगद में कर लेगा, वस्तु के तौर पे नहीं लेगा। तो ये जो है ऐसे स्थानीय स्तर पे नगरीकरण की प्रक्रिया चली है। अब नगरीकरण है तो व्यापारी तो होंगे ही, कुछ छोटे होंगे, कुछ मध्यम होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो बड़े व्यापारी होंगे, ठीक है। बंजारे, घोड़ों के व्यापारी, कई जनजातियां, ये कुछ उदाहरण हो गए। अब बंजारों के बारे में जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे बंजारों का व्यापार वगैरह में महत्व था। अलाउद्दीन खलजी जो हैं उनको अपने आसपास के गांवों से फसलों को जमा करके शहरों में जो उनके गोदाम थे, आपको याद हो तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना खड़ी की थी मंगोल चुनौती से निपटने के लिए। तो एक तो उन्होंने मार्केट कंट्रोल किया जिससे कि वस्तुओं की कीमतें कंट्रोल में रही, लेकिन उन्हें एक बफर स्टॉक भी चाहिए था कि अगर किसी साल अकाल पड़ गया या किसी कारण से जो है गांवों से लगातार जो फसल है, खाद्यान्न है, वो नहीं आ सके शहरों में, तो एक बफर स्टॉक बना के रखते थे। तो बफर स्टॉक बिल्ड करने के लिए भी वो बंजारों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा घोड़ों के व्यापारी हो गए, घूम घूम के काम करने वाले। कई जनजातियां भेड़ बकरी इत्यादि पालते और उन्हें बेचते। विभिन्न जातियों के लोग घूम घूम कर एक गांव से दूसरे गांव घूमकर चीजें बेचते हैं, जैसे कि रस्सियां हो गई, पुआल चटाई हो गई, मोटे बोरे हो गए। आज भी आप देखेंगे कि चूड़ी जो है गांव में लोग चूड़ी बेचने आते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को जो थोड़े मतलब एकदम छोटे ना हो, जो मिलेनियल मतलब 2000 के साल के बाद पैदा ना हुए हो, पहले वाले हो, तो उनको कुछ याद होगा कि गाँव में लोग वो आइसक्रीम बेचने आता था और बदले में आपसे एक कटोरी गेहूं या ऐसा कुछ अनाज लेता था। तो ऐसे भी लोग थे, ठीक है। मनोरंजनकर्ताओं की भी जातियां थी जो विभिन्न शहरों में घूमकर प्रदर्शन करते थे। वो ना कि जो रस्सी पे चलते हैं या सपेरे हो गए या अन्य प्रकार का मनोरंजन करने वाले हो गए जो गाना गाते हैं, ऐसे उनकी भी जातियां थी। अच्छा, भारत में एक अजीब बात यह है कि आपके व्यवसाय के आधार पर आपकी जाति बन जाती है। तो मनोरंजनकर्ता जो थे उनकी भी जाति बन जाएगी, उन्हीं के बच्चे उस प्रोफेशन को पिकअप करेंगे। तो क्या है कि ये सब आपके व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्धारण हो जाता था। अच्छा, अगर आपकी जाति का महत्व है समाज में, अगर आपके पास संसाधन है तो उस जाति को ज्यादा इज्जत मिलेगी उस समाज में। अगर आपके पास संसाधन कम है, अगर आपकी जाति गरीब है, आपकी जाति के लोग गरीब हैं, तो उनको कम महत्व मिलेगा। फिर बड़े व्यापारियों के भी उदाहरण मिले हैं, जैसे कि श्रेणियां या निगम हो गए। इनके उदाहरण तो मौर्योत्तर काल से हमें मिल रहे हैं लगातार। और मौर्य काल में भी अर्थशास्त्र ने कहा था कि अगर राजा जब किसी आर्थिक क्षेत्र के लिए कोई नियम कानून बनाए तो जरूरी है कि उस क्षेत्र के जो श्रेणियां हैं, जो निगम हैं, उनको वो कंसल्ट करे ताकि नियम कानून बनाने के पहले। तो उनका महत्व तो पहले के समय से ही है। लेकिन इस काल में हम किनका नाम सुन रहे हैं? मणिग्रामम, नानदेशी, अय्यवोल, अंजुवनम इत्यादि। ये जो अंजुवनम है, अच्छा, इसमें से सारे उदाहरण किताब में नहीं है, ये पहले बता दूं। 2 उदाहरण दिए हैं, 2 उदाहरण मुझे याद आए तो मैंने लिख लिए। ये शायद विदेशी व्यापारियों का एक निगम था दक्षिण भारत में। अच्छा, हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है, इन निगमों के बारे में? तो इनके जो दान अभिलेख हैं वो चाहे मंदिर की दीवारों पर हो या कहीं और हो, तो अगर इन्होंने किसी मंदिर को दान दक्षिणा दी है या किसी स्रोत में, जैसे कि संगम साहित्य हो गया या मध्यकाल में कोई स्थानीय भाषा में लिखी गई किताब हो गई जिसमें इनकी बात की गई है, तो ऐसे अलग अलग स्रोतों से इनके बारे में जानकारी मिलती है।
अयवोल इसका मतलब है 500 का समूह। तो हो सकता है कि ये कुछ 500 व्यापारियों का निगम हो और ये भी मुख्य तौर पे दक्कन से जुड़े हुए थे। इनकी शुरुआत जो है वो बादामी राज्य में हुई थी, लेकिन उससे सॉरी चालुक्यों के राज्य में हुई थी, लेकिन वहां से जो है पूरे दक्कन में इनका प्रसार हुआ। नानदेशी माना जाता है चूंकि शब्द का मतलब ही है अलग अलग देश, तो हो सकता है कि इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कुछ लेना देना रहा हो। मणिग्रामम तो ये तो खैर नाम आज भी फेमस है। उसके अलावा कुछ जातियों पे आधारित व्यापारी समूह हैं, जैसे कि मारवाड़ी ओसवाल हो गए, गुजराती बनिया हो गए, बोहरा मुस्लिम हो गए या जैन हो गए, ये भी व्यापार से जुड़े हुए रहे हैं। कुछ अन्य साथी ये घरेलू के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी थे। इस साल 2020 के प्रीलिम्स में ये हुंडी प्रणाली के ऊपर एक प्रश्न था, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका ये एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है कि आप नगद लेके जाइए, हुंडी लिखवा लीजिए। वो हुंडी अगर वो व्यक्ति किसी और को दे और वो चाहे, अगर मान लीजिए आपको सूरत में हुंडी लिखी गई है लेकिन आप इजिप्ट में जाके एक स्थानीय व्यापारी को दिखाएंगे तो वो आपको उतने पैसे देगा और अपना जो कमीशन है वो काट लेगा। तो क्या है कि ये कैपिटल के एक सुरक्षित प्रकार से ट्रांसफर का तरीका है, पूंजी के एक सुरक्षित यातायात का तरीका है। लेख पद्धति, अब ये क्या है, ये गुजरात में लिखी गई थी पूर्व मध्यकाल में, पहले संस्कृत में लिखी गई फिर प्राकृत में लिखी गई, और कई प्रकार के दस्तावेजों का खाका है ये। एक जो होता है ना कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है कि आपको कोई करार करना हो या कोई राजकीय मतलब पत्र लिखना हो या कोई आपको कोई अनाउंसमेंट करनी हो, ठीक है, कोई भूमि अनुदान करना हो, कोई आपको आवेदन देना हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के दस्तावेजों का एक स्टैंडर्ड जो प्रारूप होता है वो उस लेखा पद्धति में लिखा गया था, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट का। तो इससे पता चलता है कि जो मतलब व्यापार और वाणिज्य है उसका कितना महत्व था। कि जैसे कि आज के समय में क्या है कि सरकारी दस्तावेज का एक प्रारूप है, एक किसी आप में से जो अगर किसी स्टेट, खास करके ऐसे कि यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां पे आपको जो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर आता है वहां आपको कुछ एक पत्र लिखने को देते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आप लिख के दिखाइए। वैसे ही अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का, आवेदन पत्रों का, करारों का एक ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट था ये लेखा पद्धति। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं एक आध बार मेंस में कि इतिहास के स्रोत के रूप में इसका मूल्यांकन कीजिए, पूरी मध्यकाल के इतिहास के स्रोत के रूप में। तो इससे भी कहीं कहीं हमको व्यापारी वर्ग और राज्य के बीच में संबंध है, कौन सा व्यापारी वर्ग ज्यादा प्रमुख, ये जिसका दबदबा ज्यादा है उसके बारे में पता चलता है। तो ये ऐसे इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अलावा अरब, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई इत्यादि की बस्तियां समुद्र तट पर थीं। कैसे पता चला भाई, हमें ऐसे अभिलेख मिले हैं जहां स्थानीय राजाओं ने इन्हें अपनी इनके जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या चर्च हैं वो बनाने की अनुमति दी हो, या इन्हें कोई विशेष प्रकार का कंसेशन मिला हो कि अपना व्यापार करने की अनुमति दी हो, अपना गोडाउन बनाने की अनुमति दी हो, या करों में कोई छूट दी हो, तो उससे जुड़े कोई दस्तावेज या कोई अभिलेख मिले हैं। ये व्यापार के प्रमुख, खास करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ प्रमुख चीजें थी। मसाले, घोड़े, कपड़े, चांदी। तो इसमें स्वाभाविक है मसालों और कपड़ों का तो निर्यात होता था, घोड़ों का और चांदी का आयात होता था। दरअसल कई लोग मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो उन्होंने टोकन करेंसी निकाली थी उसके पीछे एक कारण था कि उस समय चांदी की कमी हो गई थी। तो हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में चांदी की थोड़ी कमी हो गई थी तो उन्होंने उस समय में टोकन करेंसी निकाला था। घोड़ों के मामले में जैसे आज भारत ऑयल पे निर्भर है, ऑयल के लिए दूसरे देशों में अपनी ज्यादातर महत्तम जरूरत जो है भारत अपनी ऑयल की आयात से पूरी करता है, वैसे ही मध्यकाल में भारत घोड़ों के लिए आयात पर निर्भर था। चाहे वो घोड़े मध्य एशिया से लाए गए हों, चाहे अरब से लाए गए हों। बहमनियों के बीच में और विजयनगर के बीच में जो लगातार प्रतिस्पर्धा चलती थी उसमें पुर्तगीजों का बड़ा की रोल था। दोनों सल्तनत, बहमनी हो या विजयनगर हो, चाहते थे कि पुर्तगीजों से बढ़िया रिलेशन बना के रखे जाए क्योंकि वो गोवा और कई सारे पोर्ट उनके कंट्रोल में थे। तो घोड़ों का जो सप्लाई है वो आपकी बंद कर सकते थे कि भाई अच्छा, इनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, इनके पास घोड़े मत पहुंचने दो, या इनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो इन्हें सस्ते दाम पे घोड़े बेचो। तो इन कारणों से क्या है कि घोड़ों का बहुत महत्व था। जो आपके
मार्को पोलो एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्री कह सकते हैं उन्हें, बहुत अपने इटली से निकल के वो चीन तक गए और बहुत दुनिया घूमे। तो उन्होंने भी कहा है कि भारत में जो है अच्छे प्रकार के जो ग्रासलैंड नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो घोड़े आयात करने पड़ते हैं। इसके अलावा बुक में क्या है कि एक बॉक्स बना के काबुल के महत्व की बात की है, कि काबुल को के शहर का थोड़ा वर्णन किया गया है। लेकिन इस समय में काबुल और कांधार के बढ़ते महत्व का तात्पर्य यह है कि मध्य और पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित हो चुके थे। कांधार आपको याद हो तो मुगलों का सफाविदों से लगातार संघर्ष हुआ कांधार के लिए। काबुल जो है पहले बाबर ने उस पर कब्जा किया, बाद में वहां से उन्होंने भारत में साम्राज्य बनाने की कोशिश की। इस समय तक काबुल का महत्व भी बढ़ गया था। दरअसल ये था कि पूर्व मध्यकाल में इस क्षेत्र में जो सिंध है या मुल्तान है या जबुलिस्तान जो अफगानिस्तान वगैरह का एरिया है, काबुल है, इन क्षेत्रों से में जो अरब बसे हुए थे, जो अरब शासक थे इस क्षेत्र के, और उत्तर भारत के या पश्चिम भारत के जो राजपूत राजवंश थे, इनके बीच में लगातार संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो ये जो व्यापार है मध्य एशिया के साथ या पश्चिम एशिया के साथ, उसमें काफी खलल पड़ी थी। लेकिन एक बार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ जो है वो रिश्ते दोबारा कायम हो गए थे, तो ये व्यापार मार्ग भी दोबारा चल पड़े। और इसकी वजह से इन व्यापार मार्गों पे ये जो दो शहर हैं काबुल और कांधार, आप देखें, आप मैप पे देखेंगे तो कांधार थोड़ा दक्षिण अफगानिस्तान में है, तो आपको ईरान जाना है या वहां से आगे पश्चिम एशिया जाना है तो आप वहां से जाएंगे। और अगर आपको जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, उस तरफ जाना हो तो आप काबुल के रास्ते जाएंगे। तो चूंकि इन दोनों जगहों से व्यापार फिर से शुरू हो गया था, इन आपको याद हो कि कई मुगलों के काल में मंगोलों के आक्रमण के समय में यहाँ कई मध्य एशिया से लोग या पश्चिम एशिया से लोग भाग के भारत आए थे, कई शिल्पकार आए थे, कई प्रकार की वस्तुएं आई थी। तो ये सब बताता है कि इन शहरों का महत्व इस काल में बढ़ गया था। फिर है नगरों में शिल्प की बात है। भाई नगरों की बात कर ली, छोटे नगरों की बात कर ली, उनमें रहने वाले और वहां से काम करने वाले व्यापारियों की बात कर ली, तो वहां काम करने वाले शिल्पकारों की भी बात करना लाजमी है। एक उदाहरण दिया हुआ है बीदरी का, इसका नाम ही बीदर शहर पे से पड़ गया। ये एक बीदर सल्तनत की राजधानी थी। बहमनी सल्तनत के टूटने पे जो 5 सल्तनत बने शुरू में, उनमें से एक बीदर सल्तनत भी था। ये तांबा और चांदी में जड़ाई का काम है आपने, और ये जो है इसको जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, जीआई, वो भी मिला हुआ है। क्या कोई बर्तन है, धातु का कोई बर्तन है या कोई और चीजें हैं, उसके ऊपर आप छोटे छोटे आप ग्रूव बना के उसमें आप ये जड़ाई का काम करते हैं। चाहे चांदी हो गया या अब बर्तन, अब वो काला होगा, उसके ऊपर जब चांदी का आप जड़ाई करेंगे तो वो दिखने में काफी अच्छा लगेगा। कुछ भी हो सकता है, आपके बर्तन हो सकते हैं, हुक्का हो सकता है, या कोई भी मेटल का जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर आप ये बिदरी का काम कर सकते हैं। घंटियों के ऊपर किया जा सकता है, कई तरह की चीजें। एक उदाहरण ये है कि इस काल में कितने फेमस हो गए थे। कुछ इसके अलावा कारपेट बनाना हुआ, जो जमीन पे बिछाई जाती है वो कारपेट, वो बनाना हुआ। चाहे वाइन का डिस्टिलेशन हुआ, शीशे बनाना हुआ इस काल में। कपड़ों के लिए कोई चीज फेमस हो सकती है। पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। और मंदिर निर्माण जो है नगरीकरण का एक प्रमुख कारण भी था और नगरीकरण का एक प्रमुख नतीजा भी। ठीक है, तो यहां पे जो आप देखेंगे कि ये जो शिल्पकार हैं, इनका चूंकि मंदिर निर्माण में महत्व था, तो स्वाभाविक है कि एक जो नगरीय जीवन होगा उसमें इन समुदायों का भी खासा महत्व होगा। उन्होंने महलों, जलाशयों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह सलियार और केक्कुलर जैसे बुनकर समृद्ध समुदायों के रूप में भी उभरे और वे मंदिरों को भी दान दक्षिणा देते थे। देखिए, अगर एक ऐसा समाज है जहां आपके हुनर की जरूरत है, जहां आपके हुनर की प्रशंसा है, तो स्वाभाविक है कि आप थोड़े धनवान होंगे, आपका जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो यकीनन आपकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी ही। आपका जो आपको जिस जाति में रखा गया है या अपने आप को जिस जाति में मानते हैं, उस जाति का भी सम्मान होगा। इसलिए वो कई बार भूमि अनुदान भी यहाँ दिया हुआ है कि अंत में कि मंदिरों को दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि नगर को, समाज को आपकी जरूरत है, ठीक है, इस और आप भी बदले में जो है उस समाज को इज्जत दे रहे हैं, नगरों को दान दक्षिणा दे रहे हैं। वस्त्र निर्माण से जुड़े कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय हो गए जिनमें विशेषज्ञता की जरूरत थी। देखिए इस काल में कई जैसे कि मिफ्ताहुल फुजला हो गए या निमतनामा हो गए, ऐसी कई किताबें हैं जिसमें आपको लिखे होने के साथ चित्र भी बनाया जाता है। तो चित्रों में दिखाया है कि अलग अलग प्रकार की शिल्प कलाएं जो हैं काफी माहिन, मतलब बढ़िया प्रकार की चीजें बनाया करते थे। तो उससे पता चलता है कि इस काल में ये वस्त्र निर्माण से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं वो भी महत्वपूर्ण हो चुके थे। इसके अलावा कुछ अन्य व्यवसायों के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे कि हथियार निर्माण हुआ। अब हथियार कई प्रकार के होते हैं, ढाल बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं, आप कवच जो पहनते हैं जिसमें छोटी छोटी जो रिंग है उसको आपस में फंसा के कवच बनाया जाता है, या हेलमेट बनाना हुआ, या घोड़ों के ऊपर आप जो सैडल लगा रहे हैं उसका जो जिसके ऊपर पैर रख के मतलब घुड़सवार चलता है, या उसका जो मजल होता है, ऐसी कई चीजें हुई। आप जो तोप खाना है उससे जुड़ी हुई चीजें हो गई, गन पाउडर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तोपें हो गई, बंदूक हो गए, ठीक है। बंदूक तो एक खैर शुरू शुरू की बंदूकें थी, ठीक है, जिसे एरबेस्क बोलते थे। तो ऐसी कई हथियार निर्माण से जुड़े हुए शिल्प भी होंगे। अब आप सोचिए कि इनका एक नगरीय जीवन में क्या महत्व रहा होगा। हमने यहां बात की कि भाई कुछ लोग हैं जिनका खासा महत्व है, तो क्या हथियार बनाने वाले का कम महत्व है कि ज्यादा महत्व है? तो क्या ये नगरीय जीवन में इनका सामाजिक जो इनकी स्थिति है उनके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि अगर आपके काम का महत्व है तो आपका क्या महत्व है, ठीक है। लेखाकार हो गए, भाई राज्य है, अगर उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहे, कर लगातार, कर की अच्छी तरीके से उगाही होती रहे और उसका जो खर्च हो उसका सारा हिसाब रहे, इन सभी चीज़ों का हिसाब रहे, इसलिए आपको अकाउंटेंट की तो ज़रूरत है। और ये एक स्किल है, राइटिंग स्किल है, अकाउंटिंग स्किल है, तो स्वाभाविक है कि आपके ये जो काम व्यवसाय है इसकी भी इज्जत है। लेकिन हो सकता है जो मछुआरे हैं, नाविक हैं, उनके बारे में क्या, तो इस पे बारे में थोड़ा आप विचार कीजिए। कई कहने का मतलब यह है कि शिल्प तो कई प्रकार के हैं, व्यवसाय कई प्रकार के हैं, लेकिन कुछ का बहुत महत्व है समाज में, कुछ का उतना महत्व नहीं है, और कुछ जो है इस काल, खैर अनटचेबिलिटी तो इस काल में भी थी ही, उनका भी कोई व्यवसाय था। तो क्या है कि वो यहां वो दिखाने की कोशिश की गई है कि कई प्रकार के नगरीय जीवन में कई प्रकार के शिल्प थे, और ये कोई एक समान समाज नहीं था। आज के समय में क्या है कि एक अर्बन एरिया में जो ये विधि का शासन है, व्यक्तिगत आजादी है, अधिक मूल अधिकार हैं, ऐसी कई चीजें हैं। तो नगरीय समाज एटलीस्ट कानूनी तौर पर एक समान समाज है। लेकिन यहां पर क्या है कि आपकी जो सामाजिक स्थिति है वो आपके व्यवसाय के कारण अलग अलग हो सकती है। जनजातियों का किसानीकरण, यानी कि जनजातीय समाज जो एक किसानी करने लगे और अपना जो घुमंत जीवन है उसे छोड़ के एक जगह रहे, किसानी करे इत्यादि। नए शिल्पों का उद्भव और प्रसार आदि समुदायों को जाति आधारित समाज में शामिल करता है। हमने बात की थी कि भाई अगर आप एक स्थानीय समाज बन जाएंगे, कृषि आपकी मुख्य गतिविधि हो जाएगी, मुख्य व्यवसाय हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या है उस समाज में आर्थिक असमानता आएगी, ठीक है। किसी के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा जानवर, ठीक है, किसी के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन, तो किसी के पास इतनी जमीन भी नहीं कि वो खुद का भरण पोषण कर सके, किसी के पास बिल्कुल जमीन नहीं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे आर्थिक असमानता आती है। आर्थिक असमानता निश्चित तौर पे सामाजिक असमानता को जन्म देती है, यानी कि जातीय व्यवस्था को जन्म देती है, भारत के संदर्भ में जातीय व्यवस्था। और वहां से फिर जो है राजनीतिक संस्थान भी उभर कर आते हैं कि जो उस गांव के या उस क्षेत्र के जो कद्दावर समुदाय होंगे या जिनके पास ज्यादा संसाधन होंगे, वो क्या है कि राजनीति, वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी करेंगे उस क्षेत्र का। तो ये सब प्रक्रियाएं चलेंगी। इसके बाद हम एक एक करके 3 नगरों का उदाहरण देखेंगे। पहले हम हम्पी की बात करते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस बात की संभावना है कि हम्पी शहर बसाने के लिए जगह का चयन वहां उपस्थित विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों से प्रेरित था। इसके बारे में तो हमने अभी बात की थी, ठीक है। किले की दीवार के निर्माणों में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी
जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसा कर गूंथा गया है। मतलब गारे चूने का इस्तेमाल नहीं किया है, बस इंटरलॉकिंग पैटर्न तरीके से बनाया गया है। ये इसके कारण, चूंकि इन्होंने काफी बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण इस्तेमाल किया है, आप गूगल करके आप इनके जो भी अवशेष बचे हुए हैं उनको देख भी सकते हैं, तो दिखने में तो काफी इंप्रेसिव लगता है, भव्य लगता है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जब आर्टिलरी फायर होगा उसके ऊपर, ठीक है, जब तोपों से उसके ऊपर फायर होगा तो वो होल्ड नहीं करेंगे। ये एक ड्रॉबैक है इस सिस्टम का कि जब तोप के गोले बरसेंगे उसके ऊपर तो बड़ी आसानी से वो फिर टूट भी जाएंगे। वहां सुनियोजित बाग बगीचे थे। हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों, ये जो स्थानीय व्यापारी वर्ग है, हमने कुछ नाम वहां देखे थे, बोहरा हो गए, जो ओसवाल हो गए, मारवाड़ी हो गए, जैन समुदाय से थे, एक और नाम ये हो गया, और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। शहर की दीवारों के भीतर पीने का पानी, सिंचाई, कृषि की व्यवस्था, ये सब भी थी। यह केवल एक शाही सह धार्मिक केंद्र नहीं था या एक सैनिक छावनी नहीं थी, बल्कि एक सच्चा शहर था। पॉइंट ये था कि यहां पे हर प्रकार की गतिविधि थी। एक राजधानी भी थी, कई सारे मंदिर भी थे, धार्मिक कार्य होते थे। विजयनगर के समय में कल्याण मंडप की अवधारणा जो है एक नया कंपोनेंट है, मंदिर स्थापत्य कला में जोड़ा गया। आप जो 12वीं कक्षा की मध्यकाल की एनसीईआरटी है उसमें आप विजयनगर हम्पी के का जो स्थापत्य कला है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें बताएगा कि वहां पे एक जो राजकीय केंद्र है, एक धार्मिक केंद्र है, और फिर आम जनता के, व्यापारियों के रहने की भी जगह है। विजयनगर की खासियत हम्पी की खासियत ये थी कि वहां पे जो फोर्टिफिकेशन था, जो इंटरनल फोर्टिफिकेशन है वो तो कोर जो होगा शहर का उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके बाद और भी 2-3 लेयर थे फोर्टिफिकेशन के, और वहां पे खेती भी होती थी। एक तरीके से शहर के अंदर खेती होती थी और उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, शहर के लोगों के पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे कई चीजें थी जो एक साथ वहां थी। अब आप यहाँ पे तुगलकाबाद देखें या फिरोज शाह कोटला देखें, ये सब क्या है, ये एक संपूर्ण शहर नहीं है। किलेबंदी के अंदर जितना भी किलेबंदी की गई है उसके अंदर कुछ हजार लोग रह सकते हैं, सुल्तान रह सकता है, उसके प्रमुख अभिजात वर्ग के उसके रिश्तेदार रह सकते हैं, कुछ सैनिक रह सकते हैं, और आम जनता जो है वो किले के बाहर रहेगी। कोई आक्रमण होगा तब हो सकता है उन्हें अंदर आने दिया जाए या ना भी आने दिया जाए। लेकिन ये आज के शहरों की तरह हम्पी एक प्रॉपर सिटी था, एक प्रॉपर शहर था। आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि शासक और इमारतों की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि एक हाथियों का जो अस्तबल था वहां पे उसके स्थापत्य कला की बात की थी। तो हमने देखा था कि उसके ऊपर शिखर भी है और उस बगल में गुंबद भी है और एक फ्रेम बनाया हुआ है मेहराबों का। तो ये हमने क्या देखा कि जो अलग अलग प्रकार की स्थापत्य कलाओं से वो सीख ले रहे हैं, तो वो भी दिखाता है कि शहर एक जो है काफी डायनेमिक जगह है। और हमने यहां कुछ विदेशी यात्रियों का नाम लिखा हुआ है। दरअसल इस काल में आपको याद हो तो 510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया था बीजापुर सल्तनत से, ठीक है। और उसके बाद से लगातार पुर्तगाल के, और उसके पहले भी कुछ पुर्तगाल के बंदरगाहों के द्वारा के रास्ते कई सारे विदेशी व्यापारी दक्षिण भारत आते थे व्यापार करने के लिए, जगह जगह घूमते थे, कई शहरों में रहते थे। तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, और विजयनगर साम्राज्य शायद भारत के इतिहास का एकमात्र साम्राज्य हो जिसका अध्ययन करने के लिए यात्रा वृत्तांत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो यात्री थे उन्होंने सिर्फ जो भौतिक वस्तुओं का वर्णन नहीं किया है कि शहर देख लिया उसका वर्णन कर दिया, सेना देख ली उसका वर्णन कर दिया, उन्होंने कई राजत्व का भी वर्णन किया है। उन्होंने नायकार सिस्टम जो था, जो थोड़ा बहुत इक्ता सिस्टम से मिलता जुलता है, उसका भी वर्णन किया है। तो उन चीजों को समझने में भी सहायता होती है उससे। इसके अलावा सूरत की बात है तो मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एक एम्पोरियम था। एम्पोरियम मतलब यहां जो है अलग अलग नगरों में जो उत्पादन की जाती थी वस्तुएं विदेश व्यापार के लिए, वो यहां लाई जाती थी और यहां से उनका व्यापार होता था। या आयात और निर्यात दोनों के लिए ये एक पॉइंट था। जैसे आज के जो आप बंदरगाह होते हैं कि भाई जगह जगह से चीजें बना के यहां लाई जाएंगी और कुछ काम यहां पर भी होगा,
जैसे कि अभी देखेंगे कि सूरत जो है अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो एम्पोरियम का ये मतलब है कि अलग अलग शहरों में जो उत्पादन होंगी चीजें वो यहाँ लाई जा रही हैं। इसके अलावा मक्का के लिए एक प्रवेश द्वार भी था, तीर्थ यात्रा होती थी यहाँ से, उत्तर भारत से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से जहाजों में बैठ के मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे। जहानारा बेगम ये शाहजहां की एक बेटी थी, उनको काफ़ी खास थी उनकी। तो मुगल परिवार में एक किस्सा हुआ जिसके कारण, उसको आप गूगल कर लीजिएगा, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो शाहजहां ने कहा कि जो सूरत का बंदरगाह है, इसकी जो सालाना आमदनी है, जो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा, जो भी ड्यूटीज़ लगती होंगे, उसकी सालाना आमदनी जो है वो आपका पर्सनल वेतन हो गया। कई कारखानों वाला एक महानगरीय शहर। कारखाने मीन्स कारखानों का जो आधुनिक मतलब है वो नहीं, उत्पादन नहीं होता अभी क्या है, कारखाने का मतलब होता है इंडस्ट्री, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मशीनरी। लेकिन इस समय के लिए जब हम कारखाने कह रहे हैं तो इसका आप गोडाउन मतलब समझ सकते हैं कि किसी कंपनी का, चाहे यूरोपियन कंपनी हो या कोई स्थानीय व्यापारी हो जिसके बहुत बड़ा फ्लीट है, तो वो भी अपने व्यापार के लिए अलग अलग शहरों से अगर कोई चीज़ें निर्यात करने के लिए ला रहा है तो उसका एक कारखाना होगा, वहाँ वो सामान ला के रखा जाएगा, वहाँ उसका एक स्थानीय प्रशासन होगा, भाई हिसाब रहेगा क्या आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, कब जा रहा है, कौन व्यापारी लेके आ रहा है, क्योंकि कई बार कई कमीशन एजेंट भी उनके लिए काम करेंगे तो वो अपना सामान ला के वहाँ पे रखेंगे। तो कई कारखानों वाला एक महानगरीय शहर था, मतलब यहाँ पे कई नस्ल के लोग, विदेशी, जो हमने कहा ना कि अरबी, फारसी, चीनी, यहूदियों का या सीरियाई क्रिश्चियनों का जो कि बस्तियां हैं तटीय इलाकों में, सूरत भी उनमें से एक जगह थी। आर्मीनियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए। ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते लिखा है कि किसी भी वक्त भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज, ठीक है, इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। ये एक अंग्रेज व्यापारी थे ओविंगटन। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा की नारियों के लिए प्रसिद्ध थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों और महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं, मतलब ये व्यापार को फाइनेंस करते थे, व्यापार का वित्त पोषण करते थे। और कमाल की बात है कि सिर्फ भारतीय व्यापारी ही नहीं, यूरोपीय कंपनियां भी भारतीय साहूकारों से काफी भारी मात्रा में ऋण लेती थी। और चूंकि यूरोपियन कंपनियों को आदत थी कि वो अपना ऋण सही वक्त पर सही मात्रा में चुकाते थे, इसलिए जो ये साहूकार जो है वो काफी पसंद करते थे यूरोपियन कंपनियों के साथ काम करना। सूरत से जारी की गई हुंडियों का दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में कायरो जो है उनकी राजधानी काहिरा लिखा हुआ है, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प। देखिए बेल्जियम कहाँ, एकदम यूके के पास आ गया, बेल्जियम, नेदरलैंड, फ्रांस के उत्तर में है, आप यूरोप मैप में देखिएगा वहां तक है। सूरत में अगर आपने कोई हुंडी लिखी है तो उसको वहां तक आप भुना सकते हैं, ठीक है। फिर सूरत का पतन भी हुआ स्वाभाविकली। एक तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो क्या है कि उसका जो व्यापार का जो मुख्य केंद्र था उत्तर भारत का, ये जो आपका केंद्र गंगा यमुना दोआब हो गया, मालवा हो गया, ये जो इन क्षेत्रों में थोड़ी अनिश्चितता आ गई, तो इसका ये भी कारण है। दूसरा, बम्बई जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी टाउन है, इस वक्त तक 17वीं शताब्दी के मध्य में इनको हासिल हुई। एक कमाल की कहानी ये है कि अब एग्जैक्ट नाम तो यहाँ लेना उपयोगी भी नहीं है। तो पुर्तगाल के राजवंश और इंग्लैंड के राजवंश के बीच में विवाह संबंध स्थापित हुए। तब तक जो बॉम्बे का सालसेटे और बासिन जो छोटे मोटे बंदरगाह थे, ये इनके पास थे, पुर्तगालियों के पास। तो उन्होंने दहेज में इंग्लैंड को दे दिया और इंग्लैंड वालों ने लीज पे इस अपनी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो उन्होंने फिर उन्हें लगा कि भाई ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है तो क्यों ना इसे ही विकसित किया जाए। उस काल में दरअसल सूरत पे बार बार हमले भी होते थे, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पे हमला किया था। जब उनका मुगलों से संघर्ष दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने उस पर कई बार हमले किए। तो ये भी उनको दिक्कत आती थी, उन्हें लगा कि क्यों ना, तो कंपनी को लगा कि भाई इस बंदरगाह को डेवलप करते हैं ताकि ऐसे बाहर की जगहों पे अब हमारा ये जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से सूरत का पतन तो नहीं हुआ, क्योंकि सूरत देखिए आज भी एक महत्वपूर्ण शहर है। आज वो हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है, वहाँ कई प्रकार के उद्योग आज भी हैं। बट अगर आप उसकी बंबई से तुलना करेंगे तो
उस सेंस में आप कह सकते हैं कि पतन हुआ। अंत में मसूलीपट्टनम की बात करते हैं, ये पूर्वी तट पर है। गोलकोंडा सल्तनत, जो अपने हीरा व्यापार के लिए भी जाना जाता है, का एक मुख्य बंदरगाह जो कृष्णा डेल्टा पर स्थित था। 17वीं शताब्दी, आप अपने नक्शे मैप में एटलस में देख लीजिएगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कृष्णा डेल्टा में कहां पर है। 17वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख विदेशी व्यापार केंद्र था, लेकिन भौगोलिक रूप से उतना अनुकूल नहीं था, क्योंकि आसपास जो है वो पीने के साफ पानी की दिक्कत थी। मोस्ट ऑफ जो नहर, जो मोस्ट ऑफ झीलें थी या तालाब, वो सब जो थी, मतलब वो खारे थे, वहां पे पानी के सोर्स की दिक्कत थी। जो बंदरगाह था वो भी थोड़ा शैलो था, थोड़ा छिछला था, तो वहां पे नावों को ले जाने में दिक्कत होती थी। 1686-87 में मुगल सम्राट और औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। इसके, आपको याद होगा हमने कारण की बात की थी कि गोलकोंडा और बीजापुर जो है औरंगजेब को सहयोग नहीं दे रहे थे शिवाजी और मराठाओं को हराने में, डील करने में, क्योंकि उन्हें खुद डर था कि भाई मराठों के बाद तो हमारा ही नंबर लगा देंगे ये। तो औरंगजेब को लगा ठीक है, अब पहले मैं इन्हीं को जीत लूंगा। एक और कारण यह दिया जाता है कि 17वीं शताब्दी के दूसरे भाग में यूरोपीय कंपनियों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसके कारण जो भारत का विदेश व्यापार है वो शिफ्ट हो गया था पश्चिम तट से पूर्वी तट की तरफ। जो वॉल्यूम के सेंस में आप देखें कि विदेश व्यापार का जो वॉल्यूम था वो पूर्वी तट से कहीं ज्यादा था, इसलिए जो है पूर्वी तट के बंदरगाहों का जो आकर्षण है वो भी बढ़ा था, और माना जाता है कि शायद औरंगजेब ने इसलिए भी इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। जैसे जैसे कंपनियों के व्यापारी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जाते गए, मसूलीपट्टनम ने अपने व्यापारियों और समृद्धि दोनों को खो दिया, और 18वीं शताब्दी के दौरान इसके महत्व में गिरावट आई। ठीक है, अब तो बस एक छोटा सा एक फिशिंग विलेज है। अब तो अंग्रेजी ईस्ट, यहाँ पे ESI मतलब EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कि एक नई नीति यह थी कि यह पर्याप्त नहीं था कि बंदरगाह भीतरी इलाकों के उत्पादन केंद्रों के साथ जुड़ा हो। यह महसूस किया गया कि कोई भी नया व्यापार केंद्र राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक रूप से कंपनी के अधीन हो। देखिए, हमने कहा कि सूरत जो था एक एम्पोरियम था, क्योंकि वो जो व्यापार, क्योंकि भीतरी इलाकों के उत्पादन केंद्रों के साथ जुड़ा हुआ था, चाहे मालवा के उत्पादन केंद्र हो, गुजरात के उत्पादन केंद्र हो या गंगा घाटी के उत्पादन केंद्रों से जुड़ा हुआ था। लेकिन दिक्कत बड़ी थी, एक कि उन बंदरगाहों का जो प्रशासन है वो मुगल सूबेदारों के हाथ में था, जो स्थानीय का उनके ऑफिशियल्स होंगे उनके हाथ में था। तो लगातार इनकी उनसे दिक्कत होती रहती थी। यूरोपियन कंपनियां चाहती थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, कर देना ना पड़े, या कर में कहीं काफी छूट मिले, या हमारे व्यापार में ज्यादा खलल ना हो, ज्यादा हमसे रिश्वत ना मांगी जाए। दूसरा, एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि कभी इस काल में इस तरफ मराठों का आक्रमण बढ़ गया था तो बार बार मतलब शहर को नुकसान होता था। दूसरा, इन्हें लगता था कि भाई हम जो हैं हमारे शहर हों जिनकी हम किलेबंदी कर सकें, उसके अंदर हम ढेर सारा हथियार और सैनिक रख सकें, ताकि हमारे जान माल की और हमारे सबसे ज़्यादा व्यापार की, हमारे मुनाफे की रक्षा कर सकें। कोई हम पे आक्रमण करे डकैती के लिए, लूटने के लिए, तो उसका हम मुकाबला कर सकें, और एक तरीके का वो हमारा अभ्यारण्य हो जहां से हम चाहें तो आसपास की रियासतों के राजनीतिक मामलों में भी दखल दे सकें, जैसे कि उन्होंने प्लासी में या बंगाल के केस में किया कलकत्ता से। तो इनकी नई पॉलिसी थी कि नहीं, अब हमें जो है दूसरे के बंदरगाहों का प्रयोग नहीं करना है, हम हमारे अपने बंदरगाह बनाएंगे, और बंदरगाह ऐसे कि शहर के तौर पर हो, जिसे प्रेसिडेंसी टाउन कहते हैं। तो जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता ये बंगाल प्रेसिडेंसी, और तीनों के इनके 3 प्रमुख शहर थे। तो धीरे धीरे ये अपना व्यापार उन शहरों की तरफ लेते गए, और चूंकि इस समय तक विदेश व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो चुका था कि अगर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी चला जाएगा वहां से, तो तुम्हारा व्यापार भी कम हो जाएगा। तो कुछ बंदरगाहों का एक रिलेटिव सेंस में पतन हुआ था, जिनमें मसूलीपट्टनम भी है। और नए शहर और नए व्यापारी, देखिए, इन नए शहरों, नए व्यापारियों, इन शहरों में रहने वाले शिल्पकारों और व्यापारियों की दशा के बारे में हम ज्यादा डिटेल में, खास करके जब 18वीं सदी की बात आती है, तो हम अगले आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे उसको। अभी हम उसको बस थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपियन कंपनियों के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में व्यापार क्रांति हुई। वो क्या थी, आपको याद होगा हमने बात की थी जब हम मुगल साम्राज्य के पतन की बात कर रहे थे, कि इन्होंने भारतीय वस्तुओं का एक वैश्विक बाजार बनाया।
पहले क्या था कि हमारे संबंध पश्चिम एशिया से और मध्य एशिया से ज़्यादा थे, दक्षिण पूर्व एशिया से थोड़े बहुत संबंध थे, लेकिन इन्होंने भारतीय वस्तुओं का दक्षिण पूर्व एशिया में भी काफ़ी घना बाजार बनाया। अफ्रीका में पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, हर जगह। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण ले, उनका गढ़ इंडोनेशिया था। वो क्या करते थे कि भारत के पूर्वी तट से कपड़े खरीदे, पूर्वी तट के एम्पोरियम से। हमने अभी बात की थी कि कैसे व्यापार पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर चला गया था, उसका एक ये कारण भी हो सकता है। दूसरा, उन्होंने वो कपड़े खरीद के दक्षिण पूर्व एशिया ले गए, वहां से मसाले खरीदे, यूरोप ले आते थे। यूरोप के अलावा उत्तर अमेरिका में भी बेचना होता था। आपको याद होगा कि जो दासों का व्यापार होता था अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के बीच में, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, तो जब वो अफ्रीका में दास खरीदने जाते थे तो कई बार वो भारत से लाए गए मसालों का, तंबाकुओं का, कपड़ों का प्रयोग करते थे दास खरीदने में। यूरोप में तो भारतीय मसालों की और कपड़ों की डिमांड थी ही, इसीलिए भारतीय शिल्पकार जो है इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में रहने लगे, जहां इन्हें एडवांस मिलता था, ठीक है, एक और बताया जाता था कि आपको इस तरीके से कपड़ा बनाना है, फिनिश्ड कपड़ा बनाना है। तो ऐसा जो था पूरा एक वैश्विक व्यापार बना दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि चूंकि पश्चिम एशिया से और मध्य एशिया से व्यापार संबंध थोड़े कमजोर हुए इस काल आते आते, तो इस कारण भी पश्चिम तट का थोड़ा महत्व घट गया। ठीक है, यह पहले से स्थापित शहरों और बंदरगाहों के कारखानों से शुरू हुआ, लेकिन अंततः प्रेसिडेंसी शहरों पर केंद्रित हो गया। शिल्प और व्यापार के रूप में बड़े परिवर्तन हुए और वाणिज्य पर गहन फोकस था। देखिए, इनका सबसे मेन फोकस था कॉमर्स। किसी वस्तु का उत्पादन तो प्रेसिडेंसी टाउन में होता था थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन ये बाहर से भी लेके आते थे। इनका मंदिर मस्जिद के निर्माण में, धार्मिक कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि अब जहां लोग रहेंगे वहां मंदिर मस्जिद तो आ ही जाएंगे, बट वो छोटे मोटे मंदिर मस्जिद होंगे, ये उन मंदिर मस्जिदों के नाम से नहीं जाने जाएंगे। प्रशासन का काम था व्यापार को बढ़ाना, उतना ये प्रशासन के लिए बनाए गए नगर नहीं थे, जैसे कि राजाओं की राजधानी होती है। जो भी प्रशासन था, खास करके जो नगरीय प्रशासन होता है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका बस काम था कि कैसे कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए। भारत में जो आधुनिक म्यूनिसिपल प्रशासन है, ठीक है, नगर पालिका का जो प्रशासन है, वो आप इन प्रेसिडेंसी टाउन से ही शुरू हुआ था। अगर मुझे ठीक से याद है तो चेन्नई का, मद्रास का जो प्रेसिडेंसी टाउन था, वहां सबसे पहले एक नगर पालिका बनाई गई थी। अब खैर उसको जो उस वक्त जो नाम दिया गया हो, नगर पालिका तो एक आधुनिक नाम है म्यूनिसिपल प्रशासन के लिए। तो इनका उद्देश्य व्यापार था। कुछ भी है, चाहे नगरीय व्यवस्था है, ठीक है, कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, हर तरह की चीजें, इनका मुख्य उद्देश्य था वाणिज्य, बस उतना ही। दूसरा बड़े परिवर्तन क्या हुए कि चूंकि सबसे बड़ा व्यापार इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में आ गया, तो उनके साथ कई शिल्पकार और छोटे मोटे साहूकार भी आ गए जो छोटे मोटे ट्रेड को फाइनेंस करते थे। तो ये भी एक परिवर्तन आया उसमें। उनको बताया जाता था कि आपको किस प्रकार के कपड़े बनाने हैं, ठीक है, किस साइज का बनाना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या डिजाइन बनाना है। यूरोपियन कंपनियों द्वारा व्यापारियों और शिल्पियों को प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन में ले जाया गया। ये ले जाया गया, थोड़ा सा इसमें बस दिक्कत ये है कि ये आकर्षण के केंद्र बन गए ना। अगर आप कहीं जगह, वो तो आपको बाद में पता चला कि अंग्रेजों के हाथों जो है भारतीय हस्तशिल्प का नुकसान, की बर्बादी होगी या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वो तो बाद की बात है, पता चला। लेकिन शुरू शुरू में तो एक आकर्षण था कि एक आपके जान माल की सुरक्षा, अब एक किले बंद शहरों में रह रहे हैं, ठीक है, कोई एकदम से लूट खसोट के लिए आक्रमण होगा तो आपकी रक्षा होगी, क्योंकि कंपनी को अपने माल की और मुनाफे की रक्षा करनी है। दूसरा, आपको इनकम फिक्स है कि भाई एडवांस मिला हुआ है, काम करना है, वापस करना है। शोषण तो थोड़ा बाद में जाके चालू हुआ, जब उन्होंने राजनीतिक कंट्रोल भी कर लिया आसपास के राज्यों के ऊपर। तो शुरू शुरू में तो कई व्यापारी हैं, शिल्पी हैं, अपनी मर्जी से भी गए थे। अश्वेत या देसी व्यापारी और शिल्पकार ब्लैक टाउन तक सीमित थे, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज या कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम में श्रेष्ठ निवासों में घर बनाया। स्वाभाविक है। और एक दक्षिण अफ्रीकी शब्द है अपार्थाइड, सेपरेट करना गोरों को और कालों को। ये कुछ कुछ वैसा ही लगता है कि अपने आप ही
काले जो हैं वो ब्लैक टाउन्स में रह रहे हैं, जो नेटिव हैं वो ब्लैक टाउन्स में रह रहे हैं, और जो कंपनियों के जो गोरे अधिकारी हैं वो वाइट टाउन्स में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रह रहे हैं। यहीं से जो है आपको दस्तक के बारे में तो खैर ज़्यादा आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, यहीं से दस्तक वाली बात भी आती है कि भाई प्रेसिडेंसी टाउन से हैं वो अपना ट्रेड टू कंट्रोल कर पा रहे हैं, पता है कि हम कितना आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश रहेगी कि हमारे आयात निर्यात पे जो है कर ना लगे, तो उसके लिए परमिशन जो है वो दस्तक के फॉर्म में लिया कि इन्हें पहले मुग़ल बादशाहों ने फरमान जारी किया कि हाँ आपका जो एक लमसम आप पेमेंट करेंगे उसके बदले में आपको कर से मुक्ति दी जाएगी। तो कंपनी के अधिकारी थे वो दस्तक लिख के देते थे अपने कमीशन एजेंट्स को या अपने नीचे काम करने वाले छोटे व्यापारियों को कि आप अगर आंतरिक क्षेत्रों से कुछ खरीदते हैं, चाहे कच्चा माल या कोई बना हुआ कोई बनी हुई वस्तु बाहरी व्यापार के लिए, तो उस पर कर नहीं लगेगा। और ये प्रेसिडेंसी टाउन्स तो अब तक इतने बड़े हो चुके थे कि और भी जो स्थानीय व्यापारी थे वो भी इनका प्रयोग करते थे, तो ये इनके लिए इनकम के सोर्स भी हो चुके थे कि दूसरे प्रकार अगर कोई और संस्था है, स्थानीय व्यापारी है या राज्य है या कोई और यूरोपियन कंपनी है, वो अगर हमारे बंदरगाह से आयात निर्यात कर रही है तो वो भी हमारे इनकम का स्रोत होगा। तो ये जो नगर हैं वो धीरे धीरे इनका पोटेंशियल बहुत था, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़े। और खैर ये तो अगर आप एक दिल्ली का एक उदाहरण छोड़ दें, क्योंकि ये एक राजधानी थी और दोबारा बाद में राजधानी बन गई, तो जो आज के समय के 3 सबसे प्रमुख नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये उसी से निकल कर आए हैं। तो हालांकि इस प्रकार के नगरीकरण के बारे में हम जो आगे की कक्षा के एनसीईआरटी हैं उनमें डिटेल में देखेंगे। तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। जो चैप्टर 7 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।